हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल चैम्पियन। आज हम लोग कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य हमारा कौन सा था। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य हमारा भारतनाट्यम था, जिसे जो 1932 में शुरुआत हुआ था। अब है कि भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का नृत्य है। फिर है हमारे पास 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। एक 9वां शास्त्रीय नृत्य जिसको ऐड करने की बात की जा रही है वो है छौ नृत्य। हम 8 शास्त्रीय नृत्य को देखेंगे। तो पहला हमारा आ जाता है कथकली। कथकली जो है और मोहिनीअट्टम, ये दोनों केरल में है। फिर है मणिपुरी। मणिपुरी हमारा मणिपुर में है। ओडिसी, ओडिसी की बात हम लोग करें तो ओडिसी हमारा उड़ीसा में है। फिर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। सत्रिया, सत्रिया हमारा कहाँ का डांस है, असम का डांस है, जो 500 वर्ष पुराना है। कथक, इसको हम लोग यूपी बोले या फिर नॉर्थ इंडिया बोले। फिर बोलता है सत्रिया। सत्रिया के संस्थापक कौन है, तो श्रीमद शंकर देव, ये जो है सत्रिया डांस के संस्थापक हैं। शास्त्रीय नृत्य में 2 भाव होते हैं, एक तांडव और एक लास्य। जो तांडव है वो तो भगवान शिव से संबंधित है, और जो लास्य है वो माता पार्वती से संबंधित है। फिर हम आएंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो एक है, प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पंडित राम नारायण जो हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो वो सारंगी, सारंगी को बजाते हैं। हम लोग याद रखेंगे पंडित राम नारायण। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो पंडित राम नारायण जो है वो कौन से वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो सारंगी को बजाते हैं वो। फिर हम बात करें अगर सरोद की, तो सरोद के लिए अजमद अली खान या फिर अली अकबर खान, ये लोग किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सरोद से संबंधित है। फिर अगर हम लोग बात करें इसकी क्या है, घटम। घटम में जो है ये विनायकरम, TH विनायकरम, EM सुब्रमण्यम, जो भी इंग्लिश से नाम स्टार्ट होते हैं, जैसे TH विनायकरम हो गया, EM सुब्रमण्यम हो गया, ये सब कौन से मतलब वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो घटम से संबंधित है। अगर हम बात करें वीणा की, तो वीणा से कौन संबंधित है, S बालाचंद। हम लोग याद रखेंगे कि S बालाचंद जो है वो वीणा से संबंधित है। सारंगी से और भी लोग संबंधित हैं, जैसे रामेश मिश्रा है, शकूर खान है, सुल्तान खान है, ये सब लोग जो है वो सारंगी से संबंधित है। अब पंडित राम नारायण की बात करें, तो वो उनकी एक बेटी है अरुणा नारायण, वो इकलौती सारंगी वादक है, जो पंडित राम नारायण की बेटी हैं। फिर अगर क्वेश्चन आ जाए कि इकलौती सहनाई वादक कौन है, तो इकलौती सहनाई वादक जो है वो बागेश्वरी कमर हैं, बागेश्वरी कमर, इसको हम लोग याद रखेंगे। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, तो हमारा है चित्यागिरी बिहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। क्या क्वेश्चन है, चित्यागिरी बिहार महोत्सव। तो चित्यागिरी बिहार महोत्सव जो है वो मध्य प्रदेश का है। चित्यागिरी बिहार महोत्सव वो हमारा मध्य प्रदेश का है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि महोत्सव महोत्सव से भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो हमें नए दिखते हैं। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन है कि चित्यागिरी बिहार महोत्सव कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश की है। अगर हम लोग बात करें तेलंगाना, तेलंगाना में बोनालू है, बथुम्मा है। तेलंगाना, तेलंगाना में हम लोग कौन कौन सा मनाते हैं, बोनालू, बथुकम्मा। अगर हम लोग त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में कौन सा हो जाएगा, निर्मल उत्सव, पीलक उत्सव, ये सब कहाँ का है, त्रिपुरा का है। हम लोग मध्य प्रदेश में और भी उत्सव के बारे में देखें, तो वहाँ पे और भी उत्सव है, जैसे ये घरलिया उत्सव है, निर्जा उत्सव है, कंकासार उत्सव है। ये सारे उत्सव जो है कहाँ के हैं, त्रिपुरा के हैं। फिर हम लोग देखें तो ये लोकरंग उत्सव भी त्रिपुरा का ही है। त्रिपुरा में हम लोग सॉरी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में यहाँ बहुत सारे उत्सव है, जैसे घरलिया उत्सव हो गया, निर्जा उत्सव हो गया, कंकासार उत्सव हो गया, लोकरंग उत्सव हो गया, ये सारे मध्य प्रदेश के उत्सव हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में भी उत्सव है, जैसे लाबी उत्सव, फुलचे उत्सव, ये सारे हिमाचल प्रदेश के उत्सव हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इरवतनेश्वरा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन सा मंदिर है, इरवतनेश्वरा मंदिर। तो इरवतनेश्वरा मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि इरवतनेश्वरा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में और भी कौन कौन से मंदिर स्थित है उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा एक मीनाक्षी मंदिर हो गया, जो पार्वती जी से रिलेटेड है, बृहदेश्वर मंदिर हो गया, कुमारी अन्मन देवी मंदिर हो गया, श्रीपुरम मंदिर हो गया, ये सारे मंदिर जो हमारे तमिलनाडु से संबंधित है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तेलंगाना। तेलंगाना में एक बहुत ही चर्चित मंदिर है,
रमप्पा मंदिर, इसको जो है वो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। इसको यूनेस्को के हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित किया गया है। 39 नंबर का हेरिटेज साइट है। कब सम्मिलित किया गया था? तो 2021 में इसको डाला गया था। ये तेलंगाना में जो रमप्पा मंदिर है कौन से वन से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये काकतीय वन से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें से सारे पुस्तक जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखे हुए हैं। एक ढूंढना है जो रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखा गया है। तो द रूम ऑन द रूफ ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ है। द ब्लू अम्ब्रेला वो भी लिखा हुआ है। रोड टू मसूरी ये भी लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग जो देखें यहाँ पे द मिडनाइट चिल्ड्रेन ये बुक जो है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है, ना कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। सलमान रुश्दी के द्वारा और भी बहुत सारे बुक लिखे गए हैं जो फेमस है। एक है सेम, फिर है स्टेनिक वर्सेस, विक्ट्री सिटी जो भी हाल में ही बुक आई थी, मिडनाइट चिल्ड्रेन, द गोल्डन हाउ, ये सब सलमान रुश्दी की कुछ फेमस बुकें हैं। अब हम लोग कुछ रस्किन बॉन्ड से लिखी गई पुस्तकों के बारे में देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी हुई बुक को। तो टाइगर इन द टनल ये भी रस्किन बॉन्ड की एक बुक है, बहुत फेमस बुक है। फिर द टनल, द गर्ल ऑन द ट्रेन, द गोल्डन ईयर 2023 ये सारे बुक जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है भारत में कब पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता? तो भारत ने पहली बार बोल रहा है क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब जीता। इस बार हम लोग चूक गए थोड़े से रन से, लेकिन इस बार हम पहली बार किसने जीता था, कब जीता था? तो 25 जनवरी 1983 को इंडिया जीता था, थर्ड वर्ल्ड कप जीता था। पहले इससे पहले 2 वर्ल्ड कप हो चुके थे। 1975 में हुए थे जिसे वेस्ट इंडीज ने जीता था। सेकंड जो 1979 में हुआ था जिसे वेस्ट इंडीज नहीं जीता था। थर्ड 1983 में हुआ था जिसे इंडिया ने जीता था। किसके खिलाफ जीता था? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीता था। तो वेस्ट इंडीज यहाँ पे हमारा उप विजेता था। सबसे ज़्यादा रन फाइनल में कौन बनाया था? तो के श्रीकांत बनाया था 38 रन। लेकिन फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन हुआ था? तो हमने ये देखेंगे कि रन सबसे ज़्यादा श्रीकांत का है, बट मैन ऑफ द मैच जो है वो महेंद्र अमरनाथ है। ये कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने 26 रन लिए थे और साथ में उसमें 12 विकेट भी लिए थे। 12 पे रन पे 3 विकेट लिया था। कितने रन से जीता था? तो 43 रन से जीता था। और मैदान कहाँ का था? मैदान था लॉर्ड्स का। कुछ और बातें हम लोग देखते हैं वर्ल्ड कप से रिलेटेड। तो भारत में जो सेकंड वर्ल्ड कप हुआ था वो जीता था, वो 2011 में जीता था। उस टाइम कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे कैप्टन। किसके खिलाफ जीता था? श्रीलंका के खिलाफ जीता था। श्रीलंका इस मैच में उप विजेता था। मैन ऑफ द मैच कौन थी? तो MS धोनी थे। फाइनल में सबसे ज़्यादा रन 97 बनाया था किसने? गौतम गंभीर ने। मैदान कौन सा था? वानखेड़े मुंबई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? मूल अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट होता है, उसको मार्शल लॉ के द्वारा हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? प्रतिबंधित कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं। तो ये मार्शल लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है, ये बात यहाँ पे हमें पूछ रहा है। तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ब्रिटेन लोगों से लिया गया है। और हम यहाँ पे कुछ और बात देखें तो मौलिक अधिकार ये कौन से भाग से रिलेटेड है? तो भाग 3 से रिलेटेड है। यहाँ हम बात करें भाग वन जो है हमारे संघ को बताता है जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 की बात है। भाग 2 हमारा नागरिकता का बताता है जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन है। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार को बताता है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन है। फिर हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकारों का संरक्षक ये किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम लोग बोलते हैं, आर्टिकल 124 इसके तहत हम लोग बोलते हैं कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र ये क्या होता है? फंडामेंटल राइट होता है, मौलिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो हम लोग इसका याद रखेंगे, अमेरिका से लिया गया है, USA से लिया गया है। चौथा संशोधन का अधिकार ये किससे है? तो 368 से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और संसद के मौलिक अधिकार यहाँ पे क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का वाद या यंग्य क्या हो सकता है? तो यस हो सकता है। और वाद या यंग्य हो सकता है ये ऐसा किसने बताया था? तो वाद केशवानंद भारती हम लोग इसको याद रखेंगे।
नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियाँ समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियाँ जो है वो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो हम समानता वर्ड देखते ही हम क्या करेंगे, आर्टिकल 14 को सही करेंगे। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखना है कि आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष जो समानता है इसके बारे में बताता है। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करेंगे तो जीवन का अधिकार बताता है। आर्टिकल 16(4) की बात करेंगे तो ये हमारे आरक्षण जो है वो समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं है, ऐसा बात जो है अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है। अब हम देखें अनुच्छेद 15(2) क्या बताता है। तो अनुच्छेद 15(2) बताता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है। सहकारी समिति बोले तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके गठन के अधिकार का उल्लेख है। तो ये 19(1) के सी में है। 19(1) के सी, अनुच्छेद 19(1) के सी में ऐसा कहा गया है कि सहकारी समिति के गठन का अधिकार है। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 19(1) में क्या है। तो 19(1) में क्या है कि हम लोग बात करने के अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है, मौन रखने की है, फिर झंडा फहराने की है, पुतला फूकने की है, आरटीआई की भी है, ये सब 19(1) में है। 2 में क्या है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन हम लोग कर सकते हैं। सी और डी आवाज़ संचरण से संबंधित है, मतलब आने जाने की स्वतंत्रता है। हमारा ई जो है वो निवास से संबंधित है और जी जो है वो व्यवसाय से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम को निरस्त किया था। क्वेश्चन है कि 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम एक्ट था इसको निरस्त कौन किया था। तो इसको निरस्त रिपन ने किया था। कब किया था? तो 1880 से 1884 में भारतीय समाज का उदारक या फिर फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल कहा जाता है रिपन को। रिपन को क्या कहा जाता है? तो भारतीय समाज का उदारक या फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल भी कहा जाता है। इसका पहला कारखाना एक्ट रिपन ने ही लाया था 1881 में। हंटर आयोग की स्थापना भी रिपन ने की थी। कब किया था? 1882 में। स्थानीय स्वशासन 1882 में लाया था रिपन ही। फिर एक होता है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल भी रिपन ही ने लाया था 1883 में, जिसमें क्या होता है, भारतीय जज जो है वो सुनवाई करते हैं यूरोपीय मुकदमों पर। अगर कोई पूछे कि इल्बर्ट बिल क्या होता है, तो इल्बर्ट बिल क्या होता है कि जिसमें भारतीय जज जो है वो यूरोपीय मुकदमों पर भी सुनवाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम को निरस्त किसने किया था। तो किया तो रिपन ने था, लेकिन शुरू किसने किया था, लाया किसने था? तो इसको लिट्टन ने लाया था। 1876 से 80 में लाया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है देसी भाषा के अखबार भी कहा जाता है। इसका उपनाम गैंगिंग एक्ट भी है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है गैंगिंग एक्ट इसको बोलते हैं, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बोलते हैं। 1878 में सशस्त्र अधिनियम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है सालाभाई के संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था। तो पूछ रहा सालाभाई के संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो है वो अंत हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को 1775 की सूरत संधि के नाम से भी जानते हैं। 1782 सलभाई की संधि भी हो गई। फिर बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मीर कासिम, हेक्टर मुनरो, शुजा शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 के बीच में, जिसमें ग्वालियर की संधि हुई थी। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 से 1805 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो याद रखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली का हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 17 से 1818 में हुआ था, जिसमें ग्वालियर की संधि है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में जो है सूरत की संधि से है, 1775 से रिलेटेड है। ये सब चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान राजस्थान है।
तो उद्गम स्थान राजस्थान है, तो बनास नदी का जो है उद्गम स्थान राजस्थान है, जो राजस्थान से निकलती है, राजस्थान के रामसमंद जिला से निकलती है, जिसको होप ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। बनास नदी को होप ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। कहाँ से निकलती है? राजस्थान से निकलती है, राजस्थान के जिला राजसमंद जिला से निकलती है। इसे होप ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर है माही नदी। माही नदी कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तापी नदी भी मध्य प्रदेश से ही निकलती। नर्मदा नदी भी कहाँ से है? मध्य प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? लिंग अनुपात मतलब सेक्स रेशियो के बारे में पूछ रहा है कि कितने ह्यूमन जो है 1000 मिनट पे एग्जिस्ट करती हैं, वो रेशियो को हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का लिंग अनुपात जो है वो प्रति 100,000 पुरुष पर कितने थे? 943 महिलाएं थी। 1000 पुरुष पे 943 थी। हम लोग बोल सकते हैं 943/1000। 1000 943 लोग थे 1000 पुरुष पे। अगर पूछे कि बाल लिंग अनुपात क्या था, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या था, तो वो 919 था। सर्वाधिक कितना था? 972 था। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश पे। बाल लिंग अनुपात की बात करें तो कितना था? 919 था। सर्वाधिक कहाँ था? सबसे ज़्यादा कहाँ था? तो अरुणाचल प्रदेश में था, 972 था। फिर है कि लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो केरल स्टेट में है। कितना था? तो 1004 था। 1004 औरतें जो हैं वो 1000 आदमियों पे थी। फिर पुडुचेरी जो है यूटी, वो ज़्यादा था, 1037 था वहाँ पे। सॉरी, केरल में 1004 नहीं, 1084 होगा। 1084। पुडुचेरी की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि केरल में कितना था? 1084। पुडुचेरी में था 1037, यूटी है। और सबसे कम कहाँ था? हरियाणा में था, 879 था। और यूटी की बात करेंगे, सबसे कम यूटी दमन दीव में था, 618। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना महालिनोविस के विचारों पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महालिनोविस पर आधारित थी। प्रथम जो है वो हेराल्ड डोबर पे थी। प्रथम कब था? 1951 से 56। सेकंड कब था? 1956 से 61, जो महालिनोविस मॉडल पर थी, जो 1953 में तैयार हो गया था। फिर था 1961 से 66 था, 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69। फिर पांचवी आई थी 1969 से 74। इस तरीके से हमारी पंचवर्षीय योजना थी। फिर ये मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो हम लोग इंसान के द्वारा जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, साथ में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो बोल रहा है CO2 जो है वो कितना परसेंट हम लोग रिलीज करते हैं, ह्यूमन लंग से कितना परसेंट रिलीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा गैस है, नाइट्रोजन जो 78% है, ऑक्सीजन 20% है, आर्गन जो है वो 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, जिसमें हम लोग सांस के तौर पे ऑक्सीजन तो लेते हैं 24%, जिसमें 15.6% का जो है वो हमारा ब्लड और हमारे बॉडी पार्ट्स यूटिलाइज कर लेते हैं, और बचा हुआ 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है जल की कठोरता को किस में व्यक्त किया जाता है? तो जल की कठोरता को हम लोग ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग याद रखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। ppm को हम लोग किस में मेजर करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं। इसको हम लोग दो तरीके से देखते हैं। अगर क्या हो, अस्थाई हो, तो इसमें क्या होगा? कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फाइड और क्लोराइड होंगे। अगर अस्थाई होगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हो गए, जिसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? कलार क्या गर्म करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि महोत्सव एक है उत्कर्ष और एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है उन्मेष। इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राज्य है मध्य प्रदेश। कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? तो उत्कर्ष महोत्सव है, और अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है उन्मेष। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। 2023 में कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला तो है थावे, जो बिहार में किया गया है। सेकेंड है वुमचू, जो सिक्किम में है। तीसरा है बाजरा, जो गुजरात में है। चौथा है गज उत्सव, जो कि असम में है।
पांचवा जो है तरैया, जो अरुणाचल प्रदेश में है। एक है सारंग, जो IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है सुस्वागतम पोर्टल का संबंध किस संवैधानिक संस्था से है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि सुस्वागतम जो पोर्टल है इसका किस संवैधानिक संस्थान, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है ये। कुछ और हम लोग देखेंगे, जैसे विरासत पोर्टल, ये किससे संबंधित है? गृह मंत्रालय से संबंधित है। साथी पोर्टल, साथी पोर्टल किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं कि विरासत किससे संबंधित होता है? घर वर से संबंधित होता है तो गृह मंत्रालय से संबंधित होगा। एक है उद्गम पोर्टल, उद्गम पोर्टल RBI से संबंधित है। एक है संगम युवा पोर्टल, ये किससे संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय, पूर्वोत्तर भारत के लिए चलाया गया अभियान है। किससे संबंधित है संगम युवा पोर्टल? हम लोग इसको याद रखेंगे, संगम युवा। युवा जब संग में मिलेंगे क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे, शिक्षा आएगा तो किससे संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, पूर्वोत्तर भारत के लिए। यहाँ तक क्लियर है? आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका देश, ये जो है हमारा प्यारा भारत जीता है। क्या क्वेश्चन है कि मेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप, मतलब जो पुरुष का एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हुआ था, इसको किसने जीता था? तो इसको इंडिया ने जीता है। इंडिया ने इसमें चौथा खिताब अपने नाम किया है। इसमें उप विजेता कौन था? तो मलेशिया था। मलेशिया के अगेंस्ट इन्होंने खेला है और जीत हासिल की है। फिर इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? आयोजन चेन्नई में हुआ था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? तो मनदीप सिंह था। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन रहे? मनदीप सिंह रहे। ओके।